तो गांधी की राजनीतिक जो इश्यूज हैं वो अलग हैं, और उनका जो नैतिक सद्गुण या जिसको अपन बोलते हैं नीति शास्त्र, वो अलग है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, नीति शास्त्र का मतलब होता है समाज में अपनी इच्छा से रहने वाला व्यक्ति समाज के द्वारा स्थापित नैतिक मूल्यों या समाज के मापदंड आदर्श के सापेक्ष कैसा है। अगर समाज जिन मूल्यों को स्थापित करता है उनके अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति चल रहा है तो वो नैतिक है, नहीं चल रहा तो वो अनैतिक है या निर्नैतिक है। ठीक है, किसी भी जगह नीति शब्द आ जाए, नीति, तो आप समझ लेना कि वो समाज की जो आइडियोलॉजी है उसकी बात कर रहा है। यानी आपके जीवन का लक्ष्य क्या हो और उस लक्ष्य को आप कैसे प्राप्त करें, ये सारा अध्ययन किस में होता है? नीति शास्त्र में होता है, नैतिकता में होता है। और महापुरुषों के द्वारा अलग अलग समय पे नीति के नियम बनाए गए, जैसे महात्मा बुद्ध ने बढ़ाए, महावीर स्वामी ने बढ़ाए, उससे पहले हमारे वैदिक दर्शन में थे, उपनिषद में थे, फिर जैसे गीता के अंदर जो निष्काम कर्म योग का आया, और उसके पहले जैसे वेदों में अगर बात करते हैं तो रित जो है, हाँ रित जो वरुण जिसके रक्षक हैं, तो उसमें कर्मकांडीय नियम जो है, नैतिकता के नियम है, ब्रह्मांड की विश्व व्यवस्था का नियम है, यह नीति शास्त्र था। ठीक है, और उसके बाद में आपके जैसे गीता है तो गीता में निष्काम कर्म योग है, और उससे पहले महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी के जो है सत्य अहिंसा आस्थे अपरिग्रह ब्रह्मचर्य चार आर्य सत्य वगैरह जो हैं, बंधन मोक्ष का जो भी प्रोसेस है वो सब किस में होता है? नीति शास्त्र में होता है। यानी बंधन और मोक्ष की अवधारणा जहां भी है, चाहे वो उपनिषद की हो, चाहे बौद्ध दर्शन की हो, चाहे जैन दर्शन की हो, और चाहे न्याय की हो, सांख्य मीमांसा वेदांत जो भी हैं, या चाहे फॉरेन में हो, कहीं भी, सब जगह उसको हम किस में लेते हैं? नीति शास्त्र में लेते हैं। तो सीधा सा है, जैसे एक स्टूडेंट का मोटिव या लक्ष्य क्या होता है? परीक्षा को पास करना। तो ये आपका क्या है? मोक्ष है। और इसके लिए आपको क्या करना है? सही ज्ञान को प्राप्त करना है। तो ये आपको मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता है। अब उसमें बाधा क्या है? सही ढंग से पढ़ाई नहीं करना, वो बंधन है, और उसका कारण क्या है? अज्ञान है। तो गांधी जी ने जो नीति शास्त्र में दिया था वह बेहद सरल, स्पष्ट और व्यवहारिक था। इसलिए गांधी का दर्शन जीवन दर्शन है एक तरीके से, और हर व्यक्ति को आसानी तो समझ में आता है और आसानी से उसको कोई भी फॉलो कर सकता है। इसलिए उसको गांधीवाद भी बोलते हैं, गांधी दर्शन भी बोलते हैं, और जीवन दर्शन भी बोलते हैं। तो गांधी बेसिकली खुद ऐसे कोई फंडामेंटल फिलोसफर नहीं थे कि उन्होंने वो थ्योरी पहली बार दी हो। हाँ, उन्होंने बहुत सारी फिलॉसफी या जो उनकी जो वर्चू जो थे हमारे, उनकी स्टडी की। गांधी ने जो है गीता से इंस्पायर हुए, वो बाइबल से हुए, कुरान से भी हुए, और इसके अलावा जैसे वेदांत फिलॉसफी है उससे भी, वेदांत दर्शन से भी रहे। और तो इस तरीके से देखा जाए, इसके अलावा जैसे टॉल्स्टॉय है, रस्किन है, अनटू दिस लास्ट, हाँ टॉल्स्टॉय जो हैं तो उनके नाम पे उन्होंने आश्रम भी बनाया था, फिनिक्स, और जो साउथ अफ्रीका में आप पढ़ते हैं। तो इस तरीके से उनके जीवन में बहुत सारे लोगों का था। महादेव गोविंद रानडे का भी था योगदान, और श्रीमद राजचंद्र जो जैन मुनि थे उनका भी था। तो गांधी के इंस्पिरेशन में बहुत सारी पर्सनालिटीज थी जिनका रोल था, और इसलिए फिर गांधी एक ऐसी फिलॉसफी लेके आए जो बहुत सरल, आसानी से समझ में आने वाली और फॉलो की जाने वाली थी। इसलिए गांधी आज एक ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिनका देश में नहीं, अब्रॉड इंडिया, विदेशों में भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके कार्यालयों में, जिनके चौराहों पे, सब जगह उनका जो स्टैचू लगा हुआ है। ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, नेल्सन मंडेला अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, तो ये सब वो लोग थे। आइंस्टाइन है। तो ये जो गांधी को एक सेलिब्रिटी के तौर पे मानते हैं, आइंस्टाइन तो ये बात कही भी थी कि आने वाली पीढ़ी शायद ही विश्वास करे कि ऐसे हार्ड मास का व्यक्ति भी दुनिया में सरवाइव करता था क्या। समझ गए? तो गांधी के बारे में एक ही बात है, जनरली गांधी की आलोचना वहां होती है जहां गांधी के बारे में ज्ञान कम होता है।
गांधी जितना पढ़ोगे उतना पढ़ते जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। गांधी का नीति शास्त्र। गांधी ने नैतिकता के क्षेत्र में जो आदर्श समाज हेतु स्थापित किए, वे गांधी का नीति शास्त्र या नैतिकता के नियम कहलाए। नैतिकता के मूल्य गांधी ने क्या क्या स्थापित किए? सत्याग्रह, साधन, साध्य, सर्वोदय, ट्रस्टीशिप, जिसको न्यासधारिता भी बोलते हैं अपन, और एक अपना इसमें रहता है सर्वोदय। ये तो हो गया। एकादश व्रत, ये सत्य, अहिंसा, आस्थेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य ऐसे वैल्यूज हैं, और उनके साथ ही फिर जो अभय, अस्वाद, स्वधर्म है ना, कुछ ऐसे टोटल मिला के कितने हैं? 11 है, जो हम संबंधित टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे। सत्याग्रह इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सत्याग्रह ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सत्याग्रह नाम से मूवी भी देखी होगी आपने। आपको पता है गांधी का जो नैतिकता का सर्वोच्च आदर्श है वो क्या है? सत्याग्रह। सर्वोच्च सद्गुण है वो अहिंसा है। क्या है? ये छोटी छोटी बातें जो ध्यान रखनी है अपने को। गांधी जी ने अपना जो टॉप आइडियल जो है वो सेट क्या किया? सत्य है, एक तरीके से मैं कहूंगा। क्या है? हाँ, कि आपको ध्यान हो तो गांधी ने कहा कि सत्य ही ईश्वर है। पहले उन्होंने कहा था कि ईश्वर ही सत्य है, लेकिन कुछ अनीश्वरवादी हैं जो नहीं मानते हैं ईश्वर को, तो सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। पहले उन्होंने क्या बोला? ईश्वर ही सत्य है। लेकिन इसको एक आइडियल बनाने में प्रॉब्लम आई, क्योंकि जो अनीश्वरवादी हैं वो इसको नहीं मानते। ईश्वर ही सत्य को तो अनीश्वरवादी ऑब्जेक्शन कर देंगे। तो गांधी ने क्या किया? सत्य ही सत्य को सब मानते हैं, इसलिए एक बड़ा एरिया उन्होंने जो है चूज कर लिया कि जो सत्य को मानेगा वो ईश्वर को भी मानेगा। तो गांधी बड़े कलाकार थे इस मामले में कि अपने को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करना है तो सत्य के लिए तो कोई मना नहीं कर सकता है, कि जो सत्य को मानता है फिर उन्होंने बोल दिया सत्य ही ईश्वर है। और गांधी ने सत्याग्रह का आधार प्रेम और अहिंसा को माना। किसको माना? हाँ, प्रेम और अहिंसा। आपको ध्यान हो तो गांधी जी ने ये कहा था कि आप अहिंसा के मार्ग पे चल के सत्य की प्राप्ति करेंगे। तो सत्य से ही क्या है?
सत्याग्रह है, ये एक आग्रह है। तो आपका आइडियल ये है। नॉन वायलेंस क्या है? एक साधन है, और ये क्या है? साध्य। ये सर्वोच्च सद्गुण है। ये क्या है? हाँ, सद्गुण का मतलब आचरण से है। तो आपके आचरण में हमेशा क्या होना चाहिए? नॉन वायलेंस होना चाहिए। ये क्या है? बीज है। और ये क्या है? वृक्ष है। आपने अगर बीज जैसा लगाया है वैसा ही उसका फल होगा। इसलिए गांधी का सबसे ज्यादा एम्फसाइज जो जिस अपने वर्च्यू पे रहा या आचरण पे रहा, वो तो किसका रहा? अहिंसा का। और उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या रहे? सत्य। तो सत्याग्रह एक तरीके से उन्होंने इसको क्या माना? नैतिकता का सर्वोच्च आदर्श है ये। और इस आदर्श की पूर्ति आप किससे करेंगे? मतलब अहिंसा इसके मूल में होनी चाहिए हर हाल में। तो ये क्या है? नैतिकता का सर्वोच्च सद्गुण। ये नैतिकता का सर्वोच्च सद्गुण है। ये आचरण करते हुए आपको ये हासिल करना है। इसलिए सवाल जैसा भी रहे, ये छोटे छोटे सवाल हैं जो एक जैसे हैं सुनने में, लेकिन सद्गुण क्या होता है? मनुष्य की वह श्रेष्ठ वह स्थायी मनोवृत्ति जो सदैव उसके आचरण में अभिव्यक्त होती है। एक बहुत ही परफेक्ट ये डेफिनेशन है। मनुष्य की श्रेष्ठ व स्थायी मनोवृत्ति, दो तीन वर्ड है इसमें। श्रेष्ठ का मतलब सबसे बेस्ट है, सुपरलेटिव है। स्थायी है, इसका मतलब है वो एक्सेप्शन नहीं है उसमें, वो हमेशा होगी। स्थायी मनोवृत्ति जो हमेशा होती है, जो सदैव उसके आचरण में बिना किसी अपवाद के अभिव्यक्त होती है। इसका मतलब जो आदमी सत्य को फॉलो कर रहा है या नॉन वायलेंस को फॉलो कर रहा है, वो हर हाल में उनको फॉलो करेगा। जो व्यक्ति विवेकशील है वो सदैव विवेक का प्रयोग करेगा। उसमें अपवाद नहीं होने चाहिए। अपवाद हो गए तो वो सद्गुण नहीं होते हैं। सामान्य गुण हो सकते हैं वो, लेकिन सद्गुण, हाँ। सुकरात के द्वारा इसकी परिभाषा बहुत बेहतरीन तरीके से बताई गई है कि वो श्रेष्ठ व स्थायी मनोवृत्ति जो सदैव मनुष्य के आचरण में अभिव्यक्त होती है। ये वो मनोवृत्ति है जो पढ़ने में सहायक है। ठीक है। देखो, गांधी का सत्याग्रह जब आप सुनोगे तो किसी मूवी से कम नहीं है। आप जिंदगी के हर लम्हे पे गांधी हो, आपको पता ही नहीं है कि आप जन्म से लेके मृत्यु तक गांधी रहते हैं। फिर भी आप कहीं न कहीं गांधी से असहमति भी जता देते हैं। वो मानव का स्वभाव है। प्रोग्रेस के लिए असहमत होना भी आवश्यक है, मतभेद होना भी जरूरी है, मनभेद नहीं होना चाहिए। जब भी कोई लड़ता है परिवार में तो उसकी समझाइश गांधीज्म से होती है, गांधीवाद। जैसे कोई धमकी देता है मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसका मतलब उपवास। गांधी ने सत्याग्रह के 5 प्रकार बताए: उपवास, सविनय अवज्ञा, असहयोग, सविनय अवज्ञा, हिजरत और हड़ताल। तो उसमें उन्होंने पहला और जो सबसे अचीवेबल जो मीन था वो फास्ट बताया कि आप उपवास करें। और आप किसी असहमत हैं तो सत्याग्रह का एक ये भी प्रकार है। सत्याग्रह होता क्या है? अपनी सत्य बात का आग्रह बिना किसी दुराग्रह के करना। दुराग्रह में तो क्या होता है कि जैसे आप कोई बात मनवाना चाहते हो किससे, तो आपके मन में ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि मैं मेरी बात मनवाऊं और अगले को नीचा दिखाऊं। गांधी ये कह रहे थे कि सत्याग्रह बिना दुराग्रह के है। दुराग्रह क्या होता है? जैसे हम लोग कोई बात मनवाते हैं तो फिर हमें यस यस ऐसे नहीं विकेट लेके जश्न मनाना है। गांधी जी कहते थे विकेट लेना जो है वो एक बॉलर की ड्यूटी है और वो ले लेगा, वो उसका सत्याग्रह है। लेकिन उसमें विकेट लेके बस आप नॉर्मल स्माइल कर सकते हो, हाँ हाँ
हाँ, तो ऐसे नहीं करना चाहिए कि ऐसे, है ना, क्योंकि उसके बाद में फिर समस्याएं आ जाती हैं, थोड़ा सा हमें लो फील होता है बाद में। हाँ हाँ, तभी तो, इसलिए स्थित प्रज्ञता जो गीता में है, और गांधी इंस्पायर थे गीता से। गीता, गीता माता, गीता बोध, गीता महिमा, उन्होंने 3 जो है कमेंट्रीज लिखी थी इसके ऊपर, गीता पे। तो गांधी ने अपने फिलॉसफी में सब जगह से सब चीजें ली। तो उपवास पहला है, बहुत ही कॉमन है, गांधी ने खुद 17 उपवास किए, और 21-21 दिन के तो 3 थे। उनका बीएमआई इतना गजब था कि दुनिया का कोई भी रेसलर, बॉडी बिल्डर, गांधी जितना बीएमआई, जिसका बॉडी मास इंडेक्स है, वो इतना प्योर नहीं था जितना गांधी जी का था। वो किसी बड़े से बड़े मस्कुलर बॉडी से ज्यादा मादा रखते थे, आराम से कभी भी चलते ही अपना सत्याग्रह कर देते थे। और सत्याग्रह का प्रोसेस आप सुनोगे ना तो आपको लगेगा कि यार वास्तव में ये आदमी था, इसमें कोई बात थी। और बात कैसे, देखो, जैसे आप कई बार पढ़ते हो कि चंपारण पहला सत्याग्रह था भारत में, है ना, साउथ अफ्रीका में 1906 में किया, भारत में 1917 में किया। उसके बाद में हार्डिमन नाम का जो व्यक्ति है वो कहता है कि नहीं, गांधी का पहला वास्तविक सत्याग्रह कौन सा था? कौन सा था? खेड़ा का। ऐसा क्यों कहा? ऐसी क्या बात थी? इसके पीछे फिलॉसफी है। गांधी जी सत्याग्रह में एक प्रोसेस को फॉलो करते थे। एक प्रोसेस यानी प्रक्रिया। जैसे कि मान लो मुझे मेरी कोई बात मनवानी है और मैं सत्याग्रही हूं, तो मैं गांधी जी के मोड से समझाता हूं आपको। अगर मुझे मेरी कोई बात मनवानी है तो सबसे पहले मेरे दिमाग में अगले को नीचा दिखाना नहीं होना चाहिए। पहली बात, मेरे मन में कोई दुराग्रह नहीं होना चाहिए कि मैं उस आदमी को नीचा दिखाऊंगा या मैं उससे ऐसा करके बदला लूंगा। गांधी कहते हैं कि आपको किसी से भी जो बात डिमांड करनी है तो आप पहली बात तो वो सत्य हो, बिल्कुल सही बात होनी चाहिए जिसका आप आग्रह कर रहे हो, ठीक है। और दूसरी बात यह कि आप बिना दुराग्रह के दूसरे से अपनी बात मनवाने का इरादा रखें। इसको सक्रिय प्रतिरोध भी कहा गांधी ने सत्याग्रह को। क्या कहा? सक्रिय प्रतिरोध। एक निष्क्रिय प्रतिरोध होता है जो एक राजनीतिक हथियार है जो विरोधी को नीचा दिखाने के लिए काम में लिया जाता है। गांधी ने कहा कि मेरा जो सत्याग्रह है वो नैतिक और राजनीतिक दोनों प्रकार का हथियार है और आप इसे किसी भी क्षेत्र में यूज कर सकते हो। गांधी ने सत्याग्रह को हर जगह यूज किया, हर समस्या का सलूशन करने के लिए। इसलिए एक अलग ही तरह का नैतिक और हथियार था ये, खास तौर से जिसे पॉलिटिकल स्फीयर में भी यूज किया जा सकता है और वर्चुअल में भी किया जा सकता है। दूसरा, गांधी ने कहा कि इसका आधार प्रेम और अहिंसा होना चाहिए, इसमें कहीं भी वायलेंस नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसमें गांधी क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं कि 2 बातें क्लियर हैं कि मैं सत्य बात के लिए आग्रह करूंगा और दूसरे को झुकाने का मेरा इरादा नहीं है। फिर मैं अपनी बात लेकर विरोधी के पास जाऊंगा। और गांधी कहते थे कि आपकी मांग जो है विरोधी से वही होनी चाहिए जो पूरी की जा सके। आपको जैसे मान लो आप मोबाइल है, किसी से मोबाइल लेते हो तो आप दूसरे से मोबाइल उधार लेते हो कुछ सेकंड के लिए, तो आपको क्या मांगना चाहिए? तो गांधी जी कहते थे कि न्यूनतम मांगो आप जो दी जा सके। और गांधी जी ये कहते थे कि उसके लिए मैं खुद को सोचता हूं कि मैं अगर विरोधी होता यानी देने वाला, जैसे मान लो मैं अंग्रेज हूं और मुझसे कोई मांगे तो मैं क्या क्या दे सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकता हूं और कम से कम, तो जो कम से कम दे सकता हूं वो गांधी जी मांगते थे, ज्यादा से ज्यादा वाला नहीं। मान लो आप मोबाइल ले रहे हो किससे और मोबाइल को यूज करने की परमिशन आपको चाहिए, तो आप अगले से मिनिमम क्या मांग सकते हो? किस काम के लिए? फोन करना। और ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के जो पिन है सिक्योरिटी वाले लॉक, वो दे दो हमें, हम चैट करेंगे इससे थोड़ी देर। दे सकते हैं क्या? वो नहीं दे सकते ना आप। जब आप दूसरों को दे नहीं सकते तो आप दूसरों से मांगे भी नहीं। तो कहने का मतलब गांधी जी ये कहते थे कि जो वाकई जो चीजें दी जा सकती हैं वो अधिकतम क्या दी जा सकती है, न्यूनतम क्या।
तो गांधी जी हमेशा न्यूनतम मांगते थे। इसका मतलब उन्होंने कोई भी ऐसी डिमांड नहीं की जो पूरी ना की जा सके। दूसरी बात यह थी, फिर गांधी बातचीत करते थे, अगले को मौका देते थे, और बात नहीं बनने पर फिर उसे अल्टीमेटम देते थे कि अगर आपने 15 दिन 20 दिन में ये बात नहीं मांगी, मेरी बात नहीं मानी, तो हम अहिंसक सत्याग्रह की शुरुआत फला जगह से इतने लोगों के साथ में इतनी तारीख को करेंगे। उसके लिए बाकायदा गांधी एक मीडिया में, न्यूज़पेपर या कोई भी मैगजीन वगैरह होती थी, उससे गांधी अपने डिमांड्स को क्या मांगने जा रहे हैं उस एरिया में सर्कुलेट करते थे, और अपने कार्यकर्ताओं को भी समझाते थे कि हम ये मांग करने जा रहे हैं। सबको अहिंसा की ट्रेनिंग दी जाती थी, समझ गए। और गांधी जी बातचीत में क्या रखते थे, ये भी सोचने वाली बात है। देखो, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। गांधी जी बोलते थे, अगर आपने मेरी सत्य बात नहीं मानी तो मुझे दुख होगा। विरोधी को बोलते हैं, अगर आपने मेरी सत्य बात नहीं मानी तो मुझे क्या होगा, दुख होगा, और मेरे दुख को देखकर आपको दुख होगा, और मैं आपका दुख देखना नहीं चाहता हूं, इसलिए मेरी बात मान लो। बताओ, किसी फिल्मी सीन से कम है ये? वो बेटा फिल्म में बोलते हैं अनिल कपूर, सुरु जी तुम्हें जुकाम हो जाएगा, ठंड लग जाएगी, फिर तुम्हें जुकाम हो जाएगा, फिर तुम्हें निमोनिया हो जाएगा, फिर तुम्हें छींकें आएंगी, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाय, अनिल कपूर ने बोला ना। तो अनिल कपूर नहीं बोल रहे हैं, वो गांधी बोल रहे हैं। चाहे मुन्ना भाई एमबीबीएस हो, चाहे ये हो, सब गांधीगिरी, गांधीवाद, समझ रहे हो मेरी बात आप? तो कितने पॉपुलर हैं वो आदमी आपकी लाइफस्टाइल में। रोज जो भी लोग नाराज होते हैं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, वो भी गांधी है। और जो कहते हैं मैं तेरा सहयोग नहीं करूंगा, वो ऐसे योग, वो भी गांधी है। सविनय अवज्ञा, विनय पूर्वक नहीं, पार नहीं पड़ेगी भाई साहब, वो भी गांधी है, गांधीवाद है, समझ गए। या फिर हिजरत। हिजरत का मतलब जानते हो ना क्या? हिजरत कंसेप्ट जो है वो गांधी ने हजरत पैगंबर से लिया है। जब पैगंबर मोहम्मद को मक्का में उनके विरोधियों ने एकेश्वरवाद की स्थापना से रोका था, तब उन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा की थी अपने कैंपेन को बचाने के लिए, अपनी पोटेंशियल को बचाने के लिए, ताकि वापस आकर विरोधियों को कंट्रोल करते हुए उनको साइड में करके और इस्लाम की स्थापना भली प्रकार कर सकें। इसके लिए मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की थी, उसको बोला गया था हिजरत, हिजरा या हिजरत। तो इसका मतलब गांधी कहते हैं कि अगर आपका विरोधी इतना प्रबल हो और आपके अस्तित्व को चुनौती मिले कि आपका एग्जिस्टेंस ही नहीं हो पाए, और वहाँ आपका रहना आपकी जान को समाप्त करने या आपके जीवन को समाप्त करने जैसा हो सकता है, तो कुछ समय के लिए आप अपने आप को अपने अनुयायियों के साथ में दूसरे स्थान पर ले जाओ, और फिर जैसे ही आपकी शक्ति रिस्टोर हो जाए और मानसिक रूप से आप मजबूत हो जाएं, वापिस आ जाओ। यहाँ गांधी कहीं भी डरपोक या कायराना कृत्य की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि समझदारी की बात कर रहे हैं। मान लो आपका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए तो आंदोलन कौन चलाएगा, और वो कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। इसलिए गांधी कहते हैं कि स्पेशल कंडीशन में आपको वो जगह छोड़ देनी चाहिए। तो कई बार हम लोग जैसे माता पिता पिटाई कर रहे हैं तो हिजरत कर ही जाते हैं, भाग जाते हैं। अब उस समय अगर उनके सामने आ गए तो हाथ में कुछ भी लटफट हो तो कहीं और फट जाए, तो बेहतर यही होता है कि हमें वहाँ से स्किप कर देना चाहिए। तो हिजरत का कंसेप्ट भी है। और हड़ताल तो आप जानते हैं, अहिंसक हड़ताल आप कर सकते हैं। जैसे हमारी मांगे पूरी करो, शांतिपूर्ण धरने आजकल सड़कों पे सब जगह आप देखते हो। तो गांधी ने जो दिया है, देश उसका धरोहर के रूप में काम में ले रहा है। लेकिन मसला ये है कि बहुत सारों को ये नहीं पता है कि ये गांधी जी ने दिया है। तो इस तरीके से उनके 5 टाइप्स थे। अब उसमें सबसे पहले बातचीत करना था, उसके बाद में वो उपवास, असहयोग, सविनय अवज्ञा, हिजरत और हड़ताल 5 साधनों पे रेस्पेक्टिव ऑर्डर में आते थे। जिन्होंने सबसे आसान तरीका उपवास, जिसे उन्होंने ब्रह्मास्त्र बताया, और सबसे अंतिम हथियार के तौर पे उन्होंने हड़ताल को
काम में लिया था। बातचीत खत्म होने के बाद गांधी समय देकर अपने कार्यकर्ताओं और विरोधियों को अपने आंदोलन की जो है चेतावनी देते थे और अपने कार्यकर्ताओं को सजग करते थे, वहाँ के लोगों को सजग करते थे। जैसे मान लो जिस भी एरिया में वो आंदोलन होगा सत्याग्रह, वहाँ पे सबको पढ़ाया जाता था कि हम एक्चुअली ये मांग कर रहे हैं और इसके लिए कर रहे हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति वहाँ का जो लोकल है वो उसका विरोध ना करे, क्योंकि जब पता ही नहीं हो कि यहाँ क्या हो रहा है तो लोगों को कोई भी भड़का सकता है। तो गांधी एक मैगजीन या समाचार पत्र के द्वारा वहाँ के लोगों को पूरी तरीके से शिक्षित प्रशिक्षित करते थे। कार्यकर्ताओं को अहिंसा का मर्म सिखाया जाता था। साथ ही हर कार्यकर्ता से अपेक्षा की जाती थी कि कोई भी कार्यकर्ता जो है मार पिटाई से ना डरे, इससे आत्मा शुद्ध होती है और मारने वाले की भी शुद्ध होती है और जो मार खा रहा है उसकी भी शुद्ध होती है, दोनों की आत्मा शुद्ध होती है। बोलो, कर लो बात। गांधी का क्या मुकाबला करोगे आप? आपकी आत्मा तो इसलिए शुद्ध होगी कि जो भी है थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस होगा कि मार पिटाई से डरना नहीं और आप अपनी सत्य बात को प्रॉपरली प्रेजेंट कर सकते हो। वरना मार के डर से तो बहुत सारे पहले आंदोलन में हमारे बाहर ही नहीं आते थे लोग, घरों से बाहर नहीं निकलते थे। गांधी का योगदान था कि उन्होंने मासेज को, कॉमन मास को, जिसमें मजदूर किसान सब लोग थे, पहले ये मध्यम वर्ग तक था, उदारवादी और उग्रवादियों के तक, गांधी ने आके मजदूर किसान को राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनाया। ये गांधी का योगदान था। इसलिए गांधी जन नेता बने और उनके आंदोलन जन आंदोलन बने। इसलिए गांधी मास लीडर बने थे। इससे पहले जैसे तिलक नहीं कर पाए वो काम जो गांधी ने कर दिया, तो उसमें गांधी का जो वर्किंग स्टाइल जो था वो ही इंपॉर्टेंट था। बाकी तिलक ने लगभग वो सारे रास्ते अपनाए थे जो गांधी अपना रहे हैं। एक तरीके से गांधी के वो पूर्वगामी थे, लेकिन गांधी उसको प्रॉपरली यूज कर पाए, लोगों को समझा पाए कि हम आपके लिए कर रहे हैं और आप लोगों को हमारे साथ होना चाहिए। तो इसलिए वो ट्रेनिंग देते थे अपने साथ में। अहिंसा की अपेक्षा तो अपने कार्यकर्ताओं से भी और आम जन से भी करते थे, और वो तो विरोधी से भी करते थे। लेकिन गांधी ये भी कहते हैं कि अहिंसा कायर का नहीं, वीर का हथियार है। कोई व्यक्ति हमारे आंदोलन में केवल इसलिए आ रहा है कि उसे केवल डर लग रहा है किसी चीज का और वो अहिंसक बन के और अहिंसा को बदनाम कर रहा है, तो उससे तो उन्होंने कहा इससे तो हिंसा अच्छी है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं केवल यंत्रवत अहिंसा की पालना करने की बात नहीं कहता हूं, प्रयोजन मूलक अहिंसा होती है। आप कोई कौन सा काम किस उद्देश्य से कर रहे हो, अगर उसमें कहीं हिंसा हो भी रही है, जैसे कि सर्जरी कर रहे हैं अपन, ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें तो हिंसा होती है, कट लग गया, ब्लीडिंग होती है। या फिर कोई जैसे पागल जानवर या फिर जैसे कोई दर्द से करहारा जानवर है वो मर रहा है, तो उसको भी अगर आप मार के और उसकी उसकी मृत्यु में सहायता कर सके तो निसंदेह वो भी क्या है, अहिंसा है। क्योंकि आप इस उद्देश्य से नहीं कर रहे हो कि उसको पीड़ा देनी है, आप उसकी पीड़ा कम करने के लिए कर रहे हो। तो गांधी बहुत प्रैक्टिकल थे हर मामले में, और ये अहिंसा का जो साधन था ये सबसे इंपॉर्टेंट था उनकी लाइफ में। अब आपने बातचीत कर ली, डेट दे दी, ट्रेनिंग दे दी, न्यूज़पेपर से अपनी बात को सब जगह बता दिया है। इसके बाद गांधी अपने कार्यकर्ताओं के जो सेशन थे उसके अंदर सबसे अपेक्षाएं करते थे कि भाई आप ऐसे इसको फॉलो करेंगे। साथ ही गांधी एक बात और रखते थे इसमें कि सत्याग्रही जो होता है या सत्याग्रह जो होता है उसमें संख्या बल का कोई महत्व नहीं होता है। एक व्यक्ति 100 पर 1000 पे भारी पड़ सकता है, क्योंकि वो मानसिक रूप से दृढ़ होता है, वो पलायन नहीं करता है अपनी बात से। एक बात गांधी जी ने और कही सत्याग्रह के लिए कि सत्याग्रही कभी भी सौदेबाजी नहीं करता है। अगर आपने सौदेबाजी कर ली कहीं भी, कि जैसे आपने डिमांड आपको 3 करनी थी और आपने 2 पे नेगोशिएशन कर लिया, या फिर आप 4 की डिमांड कर रहे हो, तो गांधी कहते हैं कि दोनों ही सत्याग्रही के कैरेक्टर नहीं है। जितना डिसाइड किया, एक बार कमिटमेंट कर दी तो वो अपने आप की नहीं सुनते हैं। तो गांधी कहते थे कि जो कुछ डिसाइड हो गया है उससे ना एक रत्ती ज्यादा और ना एक रत्ती कम, जितना मांगा उसी पे बात करनी। ऐसे नहीं कि आपका आंदोलन अच्छा जा रहा है तो आप बढ़ गए और चीजें मांगने लग गए, या फिर आप कहीं डर गए तो आप कम मांग गए। गांधी ने कहा जो डिसाइड कर लिया फिर अपने आप की भी नहीं सुननी है। समझ गए?
इतना ये था सत्याग्रह उनका। अब चंपारण में क्या हुआ, चंपारण में आंदोलन ऑलरेडी चल रहा था और गांधी को चलती ट्रेन में जाना पड़ा था। खेड़ा में गांधी का प्लान था और उसने अपनी प्लानिंग के हिसाब से सारा काम किया था। ये सारा प्रोसेस उन्होंने फॉलो किया था, जो पहले बातचीत का है, नेगोशिएशन का है, टाइम देने का है, उसके बाद में उन्होंने इसको अचीव किया था। इसलिए गांधी का वास्तविक सत्याग्रह हार्डिमन के अनुसार कौन सा है, खेड़ा है, और वैसे चंपारण। समझ गए? अब हम इसको नोट कर लेते हैं। शाब्दिक अर्थ सत्य प्लस आग्रह। बिना दुराग्रह के अपनी सत्य बात का आग्रह करना ही सत्याग्रह है। फिर इसके अपन कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि सत्याग्रह की विशेषताएं क्या क्या हैं। ये नैतिक और राजनीतिक हथियार है, ये सक्रिय प्रतिरोध है, और इसमें संख्या का महत्व नहीं है, ये हाँ डर का कोई स्थान नहीं है, अहिंसा प्रेम इसके आधार हैं। ये सारी चीज़ें हमें नोट करनी है, जो 1 बाय 1 अपन नोट करेंगे। देखो, इनका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सिविल्स मेंस वगैरह लिखते हो तो, या किसी साक्षात्कार में जब आप जाते हैं, इंटरव्यू सेशन में जाते हैं, तो आपको हमेशा कंसेप्चुअल बातें पूछी जाती हैं कि आप एक्चुअली समझते क्या है, क्यों गांधी इतने इम्पोर्टेंट रहे। तो वो सब चीज़ें आपको फैक्चुअल चीज़ों को पढ़ते पढ़ते साथ में पढ़नी चाहिए, क्योंकि ऐसे मल्टी ऑप्शन भी आ सकते हैं आपके। जैसे 3-4 ऑप्शन बना देंगे और पूछ लेंगे कि 1 2 3 सही है, 1 2 4 सही है, 1 2 सही है, कोई सही नहीं है, सभी सही है। तो आजकल जो पैटर्न चेंज करने की बात आ रही है ना, वो पैटर्न कोई चेंज नहीं हुआ है, बल्कि ऊपर नीचे कर रहे हैं बस। समझ गए ना? तो पहला है, सत्याग्रह को गांधी जी ने नैतिकता का सर्वोच्च आदर्श माना। पहली बात। नैतिकता का सर्वोच्च सद्गुण क्या है? हाँ, ये दोनों बातें ध्यान साथ में पढ़ लिया करो। जो भी ऐसे कंफ्यूजन होते हैं, हमारा मसला चीज़ों को याद करना नहीं है, हमारी समस्या भूलना है। याद करना कोई समस्या नहीं है, समस्या क्या है? भूलना है। और हम भूलते क्यों हैं? जब हमारे पास में सिस्टम नहीं होता है। इसीलिए गाने बनाए, सिस्टम पे सिस्टम बैठाए जा। तो वो सिस्टम क्या बैठाना है? आपको एक स्ट्रक्चर्ड मटेरियल को डिज़ाइन करना है, एक ऐसा पढ़ाई का मटेरियल आपको बनाना है जो एक पिक्चराइज्ड फॉर्म में हो और दिमाग में उसका मूव हो, एक तरीके से मैं कहूँगा चलता रहे वो मैटर आपके। उसी को बोलते हैं हम स्ट्रक्चर्ड मैटर या मटेरियल। तो वो जब दोनों चीज़ें सिमिलर इको जिसमें आती है, ध्वनि आती है, उनको हम एक साथ देख लें कि हाँ ये तो साहब सर्वोच्च सद्गुण है, और ये क्या है? सर्वोच्च आदर्श। मतलब ये तो हमारा टारगेट होना चाहिए और वो उसे प्राप्ति का साधन होना चाहिए। यानी सत्य आपका एक तरीके से आग्रह मैं कहूँगा। तो इसमें देखेंगे सत्याग्रह का आधार क्या है? प्रेम व अहिंसा, नॉन वायलेंस।
गांधी जी ने अहिंसा में भी बताया था कि अहिंसा का मतलब है प्राणी मात्र के प्रति हिंसा न करना और उसके प्रति दया का भाव रखना। यानी निषेधात्मक और भावात्मक दोनों रूप में अहिंसा को माना। अहिंसा को अपने को अलग से पढ़ना डिटेल में, वहां और बता दिया जाएगा। फिर है सत्याग्रह। में सत्याग्रही सर्वप्रथम बातचीत से अपनी मांगों को पूरी करवाने की चेष्टा करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गो फॉर डायलॉग, कि आपको अपनी बात को मनवाने के लिए आग्रह करना है कि आपकी बात सही है। सत्याग्रह में वही मांग की जाती है जिसको पूरा किया जाना संभव हो। तो सत्याग्रह में वही मांग जो है की जाती है जिसको पूरा किया जाना संभव हो। मतलब ऐसी मांग, भाई गांधी जी ने कभी नहीं कहा शुरुआती दौर में कि हमें जो है सीधे तौर पे आप ब्रिटिश साम्राज्य को ख़त्म करके भारत का सम्राट बना दो मुझे। वो डिमांड नहीं करते थे, वो जो पूरी नहीं की जा सके। वास्तव में पूरी की जा सकने वाली मांग को ही वो पुटअप करते थे। और इस मांग में भी गांधी क्या करते थे, न्यूनतम मांगते थे। गांधी जी सत्याग्रह में विरोधी से न्यूनतम मांग करते थे। क्या करते थे? न्यूनतम मांग करते थे। सत्याग्रही कभी भी अपनी मांग से न ज्यादा व न कम पर समझौता करते थे। यानी एक बार जो डिसाइड कर लिया फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनते थे। कमिटमेंट, कमिटमेंट मतलब कमिटमेंट। ऐसे नहीं कि आंदोलन बढ़ रहा है और आप फैल गए वहां पे कि 5 की जगह 10 दो, अब दो। आपको लगा कि आंदोलन सक्सेसफुल जा रहा है, तो कभी भी गांधी अब इसके पक्ष में नहीं थे कि विरोधी को कहीं भी नीचा दिखाना हो या अपनी मांग को समय परिस्थिति के अनुसार बढ़ाना या कम करना हो, ना कम ना ज्यादा। सत्याग्रह में संख्या बल का कोई महत्व नहीं होता है। एक व्यक्ति भी 100
या 1000 पर भारी पड़ सकता है, और गांधी जी तो लाखों पे भारी पड़ गए थे। यानी इसमें आपका आत्मबल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, विल पावर, और इसमें आप नंबर काउंट नहीं किए जाते हैं कि कौन कितने नंबर में है, कितने लोग हैं, लोग मैटर नहीं करते। अगर आपकी सही बात है तो आप लाखों करोड़ों को झुका सकते हैं। मतलब ये तो मैंने एक फिगर आउट किया है ऐसा, 100,000, और ये कितने भी हो सकते हैं, एंडलेस है। जैसे गांधी ने झुकाया ही सब। जब सविनय अवज्ञा की आंदोलन के दौरान गांधी जी का मजाक बनाया गया था, जब वो समुद्र पे नमक बना रहे थे, है ना, कि क्या केतली से नमक बना के आप ब्रिटिश सम्राट को झुका सकते हैं, था ना, मजाक किया था ना उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं ये करने के लिए भी तैयार हूं। तो वो गांधी जी ऐसे नहीं बोलते थे, एक्चुअली उनकी वो आइडियोलॉजी थी, वो इतने स्ट्रांग थे अपने अंदर से। वरना एक बात देखो, अगर नॉन वायलेंस का नारा ना देके और वो अंग्रेजों से प्रत्यक्ष तौर पे लड़ाई करके या मस्कुलर बॉडी बना के लड़ते रहे, सफल होते वो नहीं होते। पावर तो अंग्रेजों के पास कम थोड़ी थी, वो तो गलतियां ढूंढ रहे थे कि गांधी कोई गलती करे और वो गांधी को लपक ले। लेकिन गांधी जी ने कभी गलती की नहीं, वो इनफॉलिएबल रहे। इसलिए अंग्रेज जैसे 1942 में जब उन्हें कैच किया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, तो गांधी जी के साथ में उनका क्या एटीट्यूड था। मतलब गांधी जी को एक तरीके से वो फूंकना चाहते थे। ऑपरेशन रूबिकॉन के नाम से उन्होंने एक कूट भाषा में गांधी जी के मृत्यु का एक कूट शब्द बनाया था कि भाई गांधी जी की हालत खराब हो गई, वहाँ स्वास्थ्यगत कारणों से गांधी काफ़ी खराब स्थिति में चले गए थे। तो अंग्रेजों का प्लान था कि गांधी जी मरेंगे और फिर इनका फ्यूनरल वगैरह कर देना है अपने को, और इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर जो है वो दुरुस्त रहे, क्योंकि गांधी की मृत्यु होगी तो पूरे देश को पता चलेगा, देश में जगह जगह पे विद्रोह होंगे। तो उन्होंने एक कूट भाषा का प्रयोग किया था, ऑपरेशन रूबिकॉन। सुना आपने ऑपरेशन रूबिकॉन? रूबिकॉन एक कूट भाषा थी जिसके द्वारा गांधी की मृत्यु का समाचार अंग्रेज सभी अपनी जो भी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वगैरह या जो भी उनकी प्रेसिडेंसी थी उन सभी में सर्कुलेट करना था, क्योंकि गांधी के मरने के बाद में बहुत बड़ा विद्रोह हो सकता था, ऐसा उनको पता था। क्योंकि गांधी की जो मास ऑडियंस में जो अपील थी वो बहुत ज़्यादा थी, वो किसी सुपर डुपर स्टार से कम नहीं थे, वो ब्लॉकबस्टर हिट थे। इसलिए लेकिन गांधी जी ने मृत्यु को हरा दिया और उन्होंने कहा अभी तो मैं जिंदा हूं, अभी तो मुझे तुम्हें भगाना है, हाँ मैं फिर आऊंगा। आए वो। तो यहां पे संख्या का कोई महत्व नहीं है, ना डिमांड से आपको कम ज्यादा पे करना है, और बस, और डिमांड भी आपको न्यूनतम करनी है जो दी जा सकती है। गांधी जी का सत्याग्रह सक्रिय प्रतिरोध था, जो नैतिक व राजनीतिक दोनों प्रकार का हथियार था। मतलब एथिकल और पॉलिटिकल दोनों स्पीयर में गांधी ने इसको काम में लिया। गांधी जी सत्याग्रहियों को अहिंसा के मूल्य का उचित प्रशिक्षण देते थे और हर हाल में
अहिंसा के मर्म का सम्मान करने की अपेक्षा रखते थे। ठीक है, हर हाल में क्या करना है आपको? अहिंसा के मूल्य का सम्मान करना है। दिस इज योर वर्च्यू। जब असहयोग आंदोलन हुआ था, तो जब चौरी चौरा कांड हुआ था, उसके बाद गांधी काफ़ी आहत हुए थे और उन्होंने कन्फेस किया था कि ये उनकी हिमालय जैसी भूल थी। मतलब उन्होंने अपनी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रन करने और उसमें सत्याग्रहियों से अपेक्षा की थी कि आप अहिंसा की कदर करेंगे, लेकिन अनअवॉइडेबल कंडीशन के कारण चौरी चौरा जो फरवरी 1922 में हैपन हो गया था, तो गांधी ने इसको अपनी हिमालय जैसी भूल माना अपने आंदोलन को, कि ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आप लोगों पे भरोसा किया। अच्छा सिला दिया तुमने मेरे भरोसे का। सत्याग्रहियों ने लूट लिया भरोसा सत्याग्रही का। ये गांधी जी को, हालांकि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में इसको लेकर हमेशा खींचातान भी रहती थी, लेकिन गांधी जी कभी परवाह नहीं करते थे इन सब चीज़ों की। सुभाष चंद्र बोस आहत हुए, ये जवाहरलाल नेहरू आहत हुए, मोतीलाल नेहरू, CR दास और न जाने कितनी भी जो टॉप ऑर्डर की जो लीडरशिप थी, वो सब लोग आहत हुए। लेकिन उन्होंने कहा कि अहिंसा को हासिल करने या अहिंसा को मेंटेन करने के लिए मैं कोई भी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन हिंसा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो गांधी करके दिखाते थे। एक ऐड आता था ना, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ, तो वो है। हाँ, राजनीतिक क्षेत्र में भी ये है कि जैसे पॉलिटिक्स जो है वो भी प्योर होनी चाहिए भाई। जैसे आप कोई भी सौदेबाजी ऐसी ना करें जिससे कि मतलब राजनीतिक मूल्यों का ह्रास हो एक तरीके से। और जैसे राजनीति में गांधी दार्शनिक अराजकतावादी थे। उनका ये कहना था कि राज्य जो है वो ताकत या शक्ति का पर्याय है, और एक जितना ज़्यादा राज्य रूल करेगा उतना ही एक्सप्लोटेशन होगा, वायलेंस होगी एक तरीके से। तो वो अनार्कियल पोजीशन को पसंद करते थे, अराजकता को। यह अराजकता का मतलब यह है राज्य विहीनता। यानी गांधी कहते थे मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, यानी आप शासन कम से कम करें और लोगों की भागीदारी को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित करें, मॉनिटरिंग करें आप उसकी। गांधी विकेंद्रीकृत ग्राम स्वराज्य की कल्पना से अभिप्रेरित थे। गांधी का मानना था पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, पुलिस नहीं होगी, सेना नहीं होगी, मशीनें नहीं होंगी, आपसी मतभेद बातचीत से सुलझा लिए जाएंगे और विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज ग्राम स्वराज्य होगा, राज्य नहीं होगा। और इसको उन्होंने राम राज्य कहा। उन्होंने ये भी कहा कि राम राज्य एक आइडियल कंसेप्ट है जो इतना आसानी से और इतना जल्दी जो है पॉसिबल नहीं है। तो जब तक ये हासिल ना हो तब तक हमें उस राज्य का या उस शासन पद्धति का सम्मान करना चाहिए जो न्यूनतम राज्य करे। समझ गए? और वही गांधी का दार्शनिक अराजकतावाद है। तो एक ये भी था इनका। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रही को मार या पिटाई से अपना इरादा नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि मार या पिटाई
सत्याग्रही व विरोधी दोनों की आत्मा को शुद्ध करता है। ये कहेंगे ये तो बड़ा अजीब है, आप इत्तेफाक रखते हैं इससे या नहीं रखते हैं? गांधी जी कहते हैं कि आपकी आत्मा शुद्ध होगी पिटाई से और आपके विरोधी की भी। तो ये तो होता है नॉर्मली, हम बच्चे की पिटाई कर देते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, तो या हमारी पिटाई हुई थी अपने पेरेंट्स के द्वारा, तो अपनी भी आत्मा शुद्ध हो जाती है कि यार ठीक है, अब इससे आगे तो कुछ है होगा नहीं, है ना। और माँ बाप को भी बहुत ही फिर इल फील होता है, वो भी हमें बाद में बुलाते हैं कि अरे भैया तेरे लगी क्या बेटे, अरे लड्डू तेरे को क्या बना के दूं, हाँ ऐसे होता है ना। बच्चा और ज़्यादा फिर उसको फ़ायदा मिलता है। भाई बच्चे की पिटाई कर लोगे तो आपको गिल्ट फील होगा या नहीं कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर आप क्या करते हो, बच्चे के पास जाके नेगोशिएशन करते हो, दोबारा से बातचीत करते हो और उसकी काउंसलिंग करते हो। तो ऐसे में बच्चे भी फिर आपसे थोड़ी बहुत सौदेबाजी कर लेंगे, क्या नहीं तो तुझे क्या बना के दूं, तो फिर कोई नहीं मैं तो ना, मेरे को तो डेयरी मिल्क ला के दो, आज डेयरी मिल्क खाऊंगा। तो फिर जो विरोधी है उसको पता चल जाता है कि यार आगे से मारना नहीं है, वरना पिटाई भी होगी, बच्चा भी रोएगा, अपनी आत्मा भी रोएगी और डेयरी मिल्क भी लगेगी। तो समझ गए ना। गांधी जी हर फॉर्मेट के लिए सत्याग्रह को डिजाइन कर गए थे। उन्हें पता था कि आने वाले युग में माता पिता जो है हो सकता है अग्रेसिव हो, राइट ना। इसलिए अब एक बीच का रास्ता निकाल दिया है, मोबाइल। हाँ, अब गांधी जी का स्थान किसने ले लिया है? मोबाइल ने ले लिया है। वर्तमान गांधी जी कौन है? मोबाइल है, जो हर समस्या का सलूशन है। पहले गांधी जी के आदर्श चलते थे, आजकल उसमें मोबाइल ने वो आदर्श पूरे करने शुरू कर दिए। बच्चा रो रहा है, मोबाइल दे दो, है ना। हाँ, गेम्स, उसमें गेम्स भी हैं, बातें भी हैं, ऑडियो वीडियो भी है, सब कुछ है, मूवीज़ हैं, गाने हैं। तो एक तरीके से फुल पैकेज मनोरंजन का है, फुल प्रूफ आइडिया है ये है। लेकिन फिर भी ह्यूमन बिहेव में गांधी जी अब भी अपरिहार्य हैं, अनअवॉइडेबल है, इम्पेरेटिव है। तो ये देखो, आपकी आत्मा शुद्ध और विरोधी की भी शुद्ध हो गई। भाई आपको मार का डर नहीं लगेगा तो आप अपनी बात को और भी बढ़िया ढंग से कह सकेंगे, और विरोधी को गिल्ट फील होगा कि यार मैंने जो किया वो गलत किया था। तो दोनों का मामला ही साफ हो जाएगा, दोनों प्योरिटी में आ जाएंगे, इम्प्योरिटी है वो दूर चले जाएंगे। सत्याग्रह में गांधी जी एक समाचार पत्र या पत्रिका, न्यूज़पेपर या मैगजीन का प्रयोग संबंधित क्षेत्र में संबंधित क्षेत्र में अपनी बात को पहुंचाने के लिए करते थे। यानी एक कोई भी न्यूज़पेपर है या फिर मैगजीन है, उसके द्वारा गांधी अपनी आइडियोलॉजी को अपने फॉलोअर्स में, अपने विरोधियों में, संबंधित क्षेत्र के लोगों में पहुंचाना है। जैसे मान लो किसी भी क्षेत्र में कोई पीजेंट मूवमेंट हो रहा है, किसान आंदोलन हो रहा है, या कोई मजदूर स्ट्राइक हो रही है, या कोई और भी आंदोलन, असहयोग सविनय वगैरह जो भी है, तो वो अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए समाचार पत्र में लगातार अहिंसा का मर्म है, अपने उद्देश्य क्या हैं, उन सब को पहुंचाने का काम करते थे। तो इसलिए गांधी जी एक बहुत ही साइंटिफिक वे में अपनी बातों को पुट अप करते थे। ऐसे नहीं है कि
उठा लिया और सीधे चल पड़े कि जो भी होगा सब देखा जाएगा ना। गांधी का पूरा रोड मैप होता था और वो अपने जो भी ऑब्जेक्टिव या लक्ष्य होते थे वो सब पहले से डिसाइड किए हुए होते थे, उसमें वो किसी भी तरीके का कोई समझौता करने के लिए राजी नहीं होते थे। एक बार जो डिसाइड हो जाता था वो फुल प्रूफ प्लान होता था उनका और उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं मानते थे। अब ऐसे में गांधी जी ने सत्याग्रह के कुछ प्रकार भी बताए हैं। पहला है उपवास, ये ब्रह्मास्त्र बताया गांधी ने। दूसरा है असहयोग, नॉन कॉपरेशन, ये फास्ट है। सिविल डिसओबीडियंस, ये सभी ने अवज्ञा है। एंड हिजरत, ये डिसलोकेट होना है आपको कहीं से। और फिर स्ट्राइक है। ब्रह्मास्त्र है, असहयोग, नॉन कोऑपरेशन है, सरकारी मशीनरी से सहयोग न करना। जैसे नॉन कोऑपरेशन में यही था। और विनय पूर्वक बातों को क्या करना, अस्वीकृत कर देना। इसमें करबंदी भी लागू की गई। हिजरत का मतलब होता है स्थान छोड़ना। विकट परिस्थितियों में विरोधी द्वारा अत्यधिक अत्याचार यानी जान का खतरा इस लेवल का होना चाहिए, ऐसे नॉर्मली नहीं। अत्यधिक अत्याचार करने की आशंका से अपने आंदोलन को बचाने के लिए दूसरे स्थान पर कुछ समय के लिए जाना ताकि वापस आके आप अच्छा कर सको। और हड़ताल में क्या है, अहिंसक हड़ताल। और ये लास्ट मीन है, मतलब अंतिम साधन है एक तरीके से। सर्वप्रथम आप ये यूज करें